गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डील किए थे। आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और इस टॉपिक की चर्चा आपने 10th क्लास में भी किया होगा। 10th क्लास फिजिक्स का 3rd चैप्टर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर भी ये टॉपिक बताया गया होगा आप लोगों को। इसीलिए आज के इस वीडियो क्लास को जब आप देखिएगा, आप समझिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा, है ना। और उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने जो वीडियो में लैंग्वेज यूज किया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर होने के कारण वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हिंदी का भी प्रयोग करेंगे। और इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो हमारे शब्दों को, हमारे सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर इंग्लिश वर्ड का भी यूज किए हैं, आप उसे अपनी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये हमारे लाइफ में क्या ऐसा इफेक्ट दिखता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? कहने का अर्थ यह है कि टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किससे? ऊष्मीय ऊर्जा में। आप याद करो कि ठंड के सीजन में जब हमें ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम जिस रूम में है वह रूम गर्म हो जाए, तो इसके लिए हम लोग हीटर का प्रयोग करते हैं। हीटर में एक्चुअली होता क्या है? तो हीटर में आपको मालूम है कि नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम का वायर लगा हुआ रहता है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। आप जैसे हीटर को प्लग इन करने के बाद स्विच ऑन करते हैं, तो ऑन करने के थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि हीटर का वायर गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद आपका रूम भी जो है वह गर्म हो जाता है। तो वहां पर हमको क्या दिखता है कि विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। आपके घर में बल्ब है, आपके घर में एलईडी टीवी है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फैन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आप जब उसको चलाते हैं तो चलाने के थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि वह गर्म हो जाता है। तो आप तो उसको गर्म नहीं करने गए, ठीक है। आप उसको चलाने के लिए कौन सी एनर्जी दे रहे थे? तो हम कहेंगे कि सर हम उसको चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे थे, लेकिन वह गर्म क्यों हो गया? तो वही इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यह जो इवेंट होता है, यह जो इफेक्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है, काफी देर तक अगर उससे करंट को फ्लो कराया जाए, विद्युत धारा को प्रवाहित कराई जाए, तो हम ये देखते हैं कि वह जो कंडक्टिंग वायर है, वह जो चालक तार है, वह चालक तार भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा क्यों होता है? जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह कोई भी कंडक्टिंग वायर गर्म क्यों हो जाता है? फैन है, जब हम उसको चलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब हम उसके नीचे के कॉइल का बाइंडिंग जिसमें किया हुआ रहता है, जब हम उसको टच करके देखते हैं तो हमें लगता है कि वह गर्म हो चुका है। हीटर उसमें
विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। तो ऐसा होता क्यों है? अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास यह एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, यह एक कंडक्टिंग वायर है। हमने यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, सपोज दैट ये ए है, ठीक है। अब अगर हम इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करें, ठीक है, यह क्या है? कंडक्टर है। जैसे ही हमने कंडक्टर लिखा, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? चालक। अगर हमने कंडक्टर लिख दिया तो कंडक्टर जैसे ही बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वह फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर सकता है, इसके अंदर, है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। लेकिन अगर हमने इसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि यहां से इसके दोनों एंड को अगर हम एक सेल या बैटरी से अगर हम कनेक्ट करते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास ये बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो पॉइंट है, यह कंडक्टर का जो ये पॉइंट है, यह हाई पोटेंशियल पर कहलाएगा, उच्च विभव पर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये सब डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है? लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, ठीक है। अब आप याद करो कि आवेश का प्रवाह जो होता है उसी को तो हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब कि अगर t टाइम में q आवेश फ्लो हो रहा है, या फिर आप बुक में देखिएगा तो यहाँ पर टाइम इंटरवल काफी छोटा लिया है जिसको डेल्टा टी कहा जाता है। तो डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो बताइए यूनिट टाइम में कितना होगा? तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और यही किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है ना। तो अब यहाँ पर समझिए, तो ये आपको कैलकुलेशन करने का स्टेप ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता के रखा है। अब ये देखिए, हमने इस कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह फ्री इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाएगा। लो पोटेंशियल से किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं संवहन वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको याद होगा कि जब चालक के दोनों सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक औसत वेग से, है ना, वह एक औसत वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील हो जाता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है? गतिशील हो जाता है, जिस औसत वेग को हम लोग संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन के पास और क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है। अब बताइए, अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, अगर किसी पार्टिकल के पास मास है, तो उस पार्टिकल के पास क्या होगा? तो हम कहेंगे कि सर हाफ mv², उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब यह एनर्जी लेकर यह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यह मोशन में आता है, इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर दूसरे एटम है, दूसरे मॉलिक्यूल है, उससे वो जाकर टकराता है। उससे वो जाकर क्या होता है? टकराता है। तो टकराने के बाद क्या होता है कि इसका वेलोसिटी कम हो जाता है, इसका स्पीड कम हो जाता है। और जब स्पीड कम होगा तो क्या कम हो जाएगा? एनर्जी कम हो जाएगा। कौन सी एनर्जी? तो हमने ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जैसे वो टकराता है तो टकराने से उसका एनर्जी लॉस होता है। अब देखिए, फिजिक्स में अगर हम ये वर्ड का यूज करें कि सर एनर्जी लॉस होता है, तो ये 100% रॉन्ग है। एनर्जी लॉस नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का कन्वर्शन होता है। तो ये देखिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, वह काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद वह क्या होता है?
हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वही हीट एनर्जी इस कंडक्टर के इंटरनल एनर्जी को, उसके आंतरिक ताप को बढ़ा देता है। तो हम यह कहते हैं कि यह चालक तार गर्म हो गया और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, एक कंडक्टर लेना चाहिए। इस कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो एक टर्मिनल इसका हाई पोटेंशियल पर होगा, दूसरा लो पोटेंशियल पर होगा। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह एक वेलोसिटी से मूव करना चालू करता है, एक स्पीड से मूव करना चालू करता है। तो स्पीड के कारण और मास के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, लेकिन रास्ते में वह किसी दूसरे एटम, दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है। टकराने से उसका स्पीड कम हो जाता है, तो हम कहते हैं उसका एनर्जी कम हो गया। अब वही एनर्जी, जितना एनर्जी कम होगा वह एनर्जी चालक के इंटरनल टेम्परेचर को, उसके आंतरिक ताप को बढ़ा देगा और हम कहेंगे कि यह चालक तार गर्म हो गया। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो ये हमारा डिस्कस है कि सर ये प्रभाव होता क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट ये है जानने का कि सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है ना। तो अगर सपोज दैट कि हम आपको ये कहते हैं कि हमारे पास एक हीटर है, ठीक है, वह हीटर 5 एम्पियर का करंट लेता है। हमने उसको 10 मिनट तक या 20 मिनट तक हमने उसको स्विच ऑन करके रखा, तो बताइए कि उसमें कितना हीट निकलेगा या उष्मा कितना उत्पन्न होगा, ये आप हमको बताइए। तो कैलकुलेट कैसे होता है, उस कैलकुलेट को कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करेंगे, अब हम लोग इस पर विचार करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये कैलकुलेशन स्टेप को। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है या कंडक्टिंग वायर है, जिसका हमने रेजिस्टेंस ले लिया है R और इसका हम कुछ नाम दे देते हैं A B। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है ना। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं और इससे यह दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया कितना, V। जैसे VA पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना है, V है, और पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना है, 0 है। तो देखिए, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, तो V माइनस 0 V, यानी कि VAB कितना हो गया, V हो गया, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग कुछ पैरामीटर को लिख लेते हैं। AB, ये भी क्या है, चालक तार है, चालक तार, जिसको हम लोग कहेंगे कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। R क्या है, प्रतिरोध है, R क्या है, तो प्रतिरोध है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, उसके बाद विभवांतर कितना है, V क्या हो गया, तो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इससे करंट फ्लो कितना हो रहा है, देखिए ये हाई पोटेंशियल और ये क्या है, लो पोटेंशियल है ना। तो I करंट है ना, तो I क्या है ना, तो विद्युत धारा, I क्या है, विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेटा का एक लिस्ट बनाया कि AB एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। यह कंडक्टिंग वायर के दोनों सिरों पर, दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जिसके कारण इससे फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट कितना है, I है। मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक करंट T टाइम तक फ्लो होता है ना। माना कि I करंट या I विद्युत धारा, I विद्युत
धारा t समय तक, है ना, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। देखिए माना कि I करंट, कितना करंट है, I करंट, है ना, t टाइम तक प्रवाहित होती है, फ्लो होती है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में I करंट कितने टाइम तक, t टाइम तक, यहां पर ध्यान दीजिए t टाइम तक प्रवाहित होती है। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए कि t टाइम तक I करंट अगर प्रवाहित हो रही है, I करंट अगर फ्लो हो रही है, तो t टाइम में टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, ये बताइए। ठीक है, तो यहां से यानी कि t समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो इन टाइम t, है ना, आवेश का परिमाण। तो आवेश का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आवेश का परिमाण यानी कि Q, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मालूम है ना, I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो I इंटू टी, यानी कि Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद Q आवेश को, कितने आवेश को, Q आवेश को B से A तक जाने में, ठीक है, B तक जाने में वर्क कितना करना पड़ा, ये बताइए। तो V बराबर क्या होता है, देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने समझाया था। कोई कंडक्टिंग वायर है AB, ठीक है, हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कितना, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q आवेश को B से A तक जाने में वर्क कितना करना पड़ा, W। तो बताइए कि एकांक आवेश के लिए यूनिट चार्ज को B से A तक जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, W बाई Q, और यही जो वर्क करना पड़ेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V, है ना, कहां से लेकर, B से लेकर A तक जाने में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बटा Q हो जाता है। तो बताइए कि Q आवेश को B से A तक जाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q आवेश को, है ना, V विभवांतर के अधीन, है ना, V विभवांतर के अधीन, है ना, V विभवांतर के अधीन B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि V बराबर W बटा Q होता है, तो W बराबर V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा V इंटू Q। ठीक है, अब इसके बाद बताओ कि Q का मान इक्वेशन नंबर 1 से ले लो, तो यहां से W बराबर V और Q के जगह पर क्या लिखोगे, I इंटू T, यह इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद देखिए यदि, तो यहां से आपको समझ में आया कि Q आवेश को V विभवांतर के अधीन B से A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना, है ना, W बराबर V इंटू Q, यानी कि Q का मान कितना है, IT है, तो यही Q की जगह पर हम क्या रख दिए, IT रख दिए, तो VIT हो गया। अब यदि चालक का प्रतिरोध, यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, तथा इससे I करंट, कितना करंट, I करंट, यानी कि I
विद्युत धारा, I विद्युत धारा करने का मतलब I करंट t समय तक प्रवाहित होती है, तो अब बताइए अगर प्रवाहित होती है तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, है ना। तो आपको पता है ओम का नियम लगाइए, तो ओम के नियम में हम लोग क्या लिखे थे, I बराबर V बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो यहां से बताइए, यहां से अगर हम t समय तक प्रवाहित होती है तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, यानी कि यहां से V का मान निकालना चाहेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ V बराबर I इंटू R हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 को अब आप यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ से लीजिएगा तो W बराबर क्या आ जाएगा, तो W बराबर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए VIT, है ना। V के जगह पर क्या लिखोगे, तो W बराबर V के जगह पर क्या लिखोगे IR, तो IR और पहले से क्या है IT, यानी कि I इंटू I क्या हो जाएगा I स्क्वायर, यानी कि W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT, है ना। तो यह क्या निकला वो देखिए, है ना। तो ये निकल गया कि Q आवेश को V विभवांतर के अधीन B से A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा I स्क्वायर RT। अब बताइए कि जितना कार्य करेगा उतना ही कार्य, है ना, जितना कार्य करना होगा B से A तक जाने में, B से A तक आवेश को जाने में शेल के द्वारा जितना कार्य करना पड़ेगा, है ना, या आवेश को जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसके इंटरनल टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किया गया कार्य ही चालक के आंतरिक ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्पन्न ऊष्मा जिसको हम लोग, है ना, H से इंडिकेट करते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण ये हो जाएगा कितना, तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसीलिए इसका भी SI मात्रा क्या होगा, जूल होगा, इसका SI मात्रा क्या होगा, जूल हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमने यहां से एक एक्सप्रेशन प्रूफ कर दिया कि H बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, तो हमें एक कंडक्टिंग वायर चाहिए, वह कंडक्टिंग वायर हमने क्या लिया AB। ठीक है, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R है। AB के दोनों टर्मिनल पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक, T टाइम तक। तो हमने कहा कि T समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण बताइए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन टाइम T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। अब Q आवेश को V विभवांतर के अधीन B से A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो W बराबर V इंटू Q। अब देखिए जितना कार्य आवेश को यहां से यहां तक जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, तो ठीक है। अब इस बात को हम जरा आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आप कहीं पर काम करने के लिए गए, मान लीजिए आप कहीं पर काम करने के लिए गए और उस समय आपके पास एनर्जी कितना है, तो हमने कहा कि उस समय आपके पास एनर्जी है 1000 जूल। कितना जूल है, 1000 जूल एनर्जी आपके पास है। आपने काम कर लिया, काम करने के बाद आपने ये देखा कि अब हमारे पास एनर्जी है मात्र 200 जूल। कितना है, 200 जूल है। कहने के लिए हम बता रहे हैं, है ना, आपको समझाने के लिए। शुरू में कितना था, 1000 जूल। बाद में काम करने के बाद आपके पास एनर्जी कितना बचा, तो 200 जूल बचा। तो अब अगर हम ये कहें कि आपने काम कितना किया होगा, तो आप कहोगे कि सर 800 जूल हमने वर्क किया। ठीक है, तो 800 जूल आपने जो वर्क किया, तो आप जिस पर वर्क किए होंगे उतना एनर्जी उसके पास कंज्यूम हो गया। तो वही बात हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि आवेश को B से A तक जाने में कितना कार्य करना पड़ा,
तो जितना कार्य जिसको करना पड़ेगा उतना ही कार्य है ना इस कंडक्टर के इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। शुरू में इसके पास अगर मान लीजिए कि शुरू में इसके पास अगर इंटरनल एनर्जी इसका 0 है, हमने यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज को यहां से यहां तक जाने में कितना कार्य करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा, है ना। तो वही W वर्क है ना इसके इंटरनल एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि इसके आंतरिक ताप को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। इंटरनल एनर्जी को इंटरनल है ना एनर्जी को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो हम कहेंगे कि इसका ताप जो है वो बढ़ गया, यानी कि वही इंटरनल एनर्जी इसके ताप को क्या करता है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ठीक है, तो हम किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य बराबर होता है क्या, W बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V को V ही रहने दिया, Q के जगह पर हमने क्या लिखा, तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए IT, तो हमने यहाँ पर IT रख दिया। उसके बाद यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है तथा इससे I इलेक्ट्रिक करंट T टाइम तक अगर प्रवाहित होती है, तो ओम के नियम से बताइए I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर I इंटू R हो जाएगा। तो I इंटू R, यही V का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो किया गया कार्य कितना, I स्क्वायर RT, और यही कार्य को इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ा देगा, और वही इंटरनल टेम्परेचर क्या है, उसमें प्रभाव है, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम इससे रिलेटेड अगर देख ले तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको हम एक न्यूमेरिकल हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास एक हीटर है। क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, एक हीटर है, और यह हीटर जो है वह एक हीटर है, इसको इलेक्ट्रिक करंट कितना चाहिए, यानी कि विद्युत धारा I, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसको कितना चाहिए, 5 एम्पियर। ठीक है, और उसके बाद यह कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो यहां पर विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर हमने इसे ऑपरेट करना है। कितना एम्पियर का करंट लेगा, 5 एम्पियर का करंट लेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम यहां से ये देखते हैं कि टाइम कितने समय तक, तो ये हम ले लेते हैं टाइम, ले लेते हैं 10 मिनट। तो देखिए, एम्पियर एसआई यूनिट में है, वोल्ट एसआई यूनिट में है, तो टाइम का एसआई यूनिट तो सेकंड होता है ना, मिनट है, काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, 10 इंटू 60 कर दो, तो ये बदल जाएगा किसमें, सेकंड में, यानी कि 600 सेकंड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10 मिनट तक जब आप इसको ऑपरेट कीजिएगा, चलाइएगा, तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण आप ज्ञात कीजिए, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो पैरामीटर आपको क्या क्या दिया गया, यानी कि आपको उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, हीट निकालना है, कि हीट कितना होगा ये निकालना है। तो पैरामीटर देखो, I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, T दिया हुआ है ना। तो I, V और T में कोई रिलेशन है, तो आप कहोगे सर नहीं है, I, V और T में कोई रिलेशन यहाँ तो नहीं है। तो ठीक है, तो ये भी क्या है आप देख लो, ये भी तो W बराबर क्या है, VIT, यानी कि H का एक और फॉर्मूला है ना, VIVT लिखो या VIT लिखो, यानी कि हीट निकालने के लिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला या नीचे वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैरामीटर क्या क्या दिया गया है। तो H बराबर क्या होता है ना, सिंस H बराबर होता है VIT, V के जगह पर बताइए 220 वोल्ट इंटू, उसके बाद आगे क्या है, 220 वोल्ट हो गया ना, V के जगह पर, I के जगह पर कितना है, 5 एम्पियर है, और इसके जगह पर कितना है, तो 600 है ना। और यह क्या हो जाएगा, तो यह जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। अब इसको आपको क्या करना है, गुना भाग कर लेना है, गुना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, एक स्टेप हम करके बता देते हैं। इतना जूल। ठीक है, अब
इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वह किस में बदल जाएगा, किलो जूल में बदल जाएगा। नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 अंक किधर आ जाता है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 5, और ये क्या आ जाएगा जूल, ये आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कंसेप्ट विद्युत धारा का, उसमें प्रभाव। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है कि विद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्या है, विद्युत शक्ति। उसके बारे में, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, ये टॉपिक को समझने के लिए विद्युत शक्ति, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ये विद्युत शक्ति क्या होता है, आपको हम ऐसे समझाएंगे। आप अपने घर में कोई एलईडी बल्ब को निकालिए और उस बल्ब पर लिखा हुआ रेटिंग देखिए। आपके घर में जो एलईडी बल्ब लगा हुआ होगा तो उस पर लिखा हुआ होगा 5 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट। ठीक है, तो ये वाट क्या होता है ना, उसी को आज हमको समझना है कि ये विद्युत शक्ति होता है क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बल्ब है, हमारे पास कोई बल्ब है, तो हमने उस बल्ब को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया। हमने उस बल्ब को क्या किया, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने कनेक्ट किया। हमने ये देखा कि टी टाइम में वह W है ना कार्य कर रहा है। टी टाइम में वह कितना कार्य कर रहा है, W कार्य कर रहा है। तो बताइए यूनिट टाइम में वह कितना कार्य करेगा, तो हम ये कहेंगे कि W/T वर्क करेगा। तो यूनिट टाइम में वह जितना वर्क करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा, वही उसकी विद्युत शक्ति कहलाएगी। ठीक है, अगर सीधे कहा जाए कि पावर क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक टर्म को छोड़ दीजिए, केवल पावर, शक्ति क्या होता है ये बताइए। तो एकांक समय में, यूनिट टाइम में कोई भी एजेंट के द्वारा, कोई भी मशीन के द्वारा, कोई भी व्यक्ति के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वही उसकी शक्ति कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो तरह का मशीन है, एक मशीन ए है और दूसरा मशीन है बी, है ना। हम ये दोनों में से किसी एक को खरीदना चाहते हैं। दुकानदार ने बताया कि देखिए, अगर आप इस शक्ति का, अगर आप ये वाला, मान लीजिए कि ये दोनों वाटर पंप है, ये दोनों क्या है, वाटर पंप है। आप इस दोनों वाटर पंप में से इसको अगर 30 मिनट तक चलाइएगा, कितना मिनट तक, 30 मिनट तक अगर आप ऑपरेट कीजिएगा, तब जाके 1000 लीटर का जो वाटर टैंक है वो फुल होगा। कितने मिनट तक चलाना पड़ेगा, 30 मिनट तक। लेकिन अगर आप ये बी वाले मशीन को ले जाते हैं ना, तो आप इसको 20 मिनट तक चलाइए और 1000 लीटर का अगर आपके पास वाटर टैंक है तो उसको वह पूरा कर देगा। तो बताइए, हमें 1000 लीटर का वाटर टैंक पूरा भरना है उसे पानी से, लेकिन एक वाटर पंप को हम 30 मिनट तक चलाते हैं तब जाके वह भरता है, और दूसरे को हमने 20 मिनट तक चलाया तो भर गया। तो अब बताओ आप किसको ले जाओगे, तो हम कहेंगे कि सर ये तो 20 मिनट में, कम समय में ही उतना ही काम करके दे रहा है, इसका मतलब कि इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर क्या है, ज्यादा है। तो इसका पावर ज्यादा होगा और इसका पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पावर कहने का ये मतलब कि यूनिट टाइम में जो जितना ज्यादा वर्क करके देगा वही उसकी पावर कहलाएगी। सेम टर्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वह इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है, वह इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकेंड में जितना
जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा वही उसकी पावर कहलाएगी। ठीक है, तो मान के चलिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हमने उसे टी टाइम तक ऑपरेट किया। कितना टाइम तक? टी टाइम तक ऑपरेट किया, और टी टाइम तक ऑपरेट करने के बाद उसने W वर्क करके दिया। तो बताइए कि यूनिट टाइम में वह कितना वर्क करके देगा? तो W/T, और यही W/T हमारा क्या कहलाएगा? पावर, इलेक्ट्रिक पावर, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति P बराबर हो जाएगा W/T। तो ये हमारा एक बेस फॉर्मूला मिल गया कि विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा समय। अब थोड़ी देर पहले आपने W का फॉर्मूला एराइज किया था ना, I²RT, I² क्या? RT था ना। तो अब आप उसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करो, तो जो कि W बराबर क्या होता है? I²RT होता है। इसीलिए P बराबर क्या हो जाएगा? तो W के जगह पर रखिए I²RT बटा T। T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए P बराबर क्या हो जाएगा? I²R, है ना। अब यहां से आप W का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो P × T। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को 1 मार्क क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि सर कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है। हम याद कर लेते हैं कि कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है, हमने याद कर लिया। ठीक है, अब यहां से हम आपको बताएंगे कि कार्य का ऐसा यूनिट, ऑप्शन में अगर जूल ना देकर अगर कोई और चीज दे दे और पूछेगा कि यह किसका ऐसा यूनिट है बताइए, ऑप्शन में भी रहेगा, तो आप कैसे पहचानोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। P बराबर क्या है? I²R है। अब देखो इसमें I और R का टर्म है। अगर आपको V और R चाहिए या I और V चाहिए, है ना, तो और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये देख लीजिए, आपको ये मालूम है ओम के नियम से R बराबर V बटा I होता है। ठीक है, तो R के जगह पर आप V बटा I रख दोगे तो यहां से P बराबर कितना आ जाएगा? तो I² तो रहेगा ही, R के जगह पर क्या आ जाएगा? V बटा I आ जाएगा। V बटा I, एक I से एक I कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I × V हो जाएगा। यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह पावर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर I और R के टर्म में आ गया, यहाँ I और V के टर्म में आ गया। अब मान के चलिए कि हमें R और V के टर्म में चाहिए, तो आप यहाँ से सिंस I = V बटा क्या होता है? R होता है, तो यहाँ से P बराबर आप ले लीजिए, I² है ना, तो I² है तो I के जगह पर क्या रखोगे? V बटा R का स्क्वायर और इंटू क्या करोगे? R, है ना। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर V² बटा R² इंटू R, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर V²/R हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला ये आ गया कैलकुलेट करने का, एक बेसिक फॉर्मूला तो ये है कि P बराबर W/T होता है, एक दूसरा फॉर्मूला ये निकल के आया, एक तीसरा फॉर्मूला ये है और ये चौथा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले का यूज करके हम इलेक्ट्रिक पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सर इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ये देखिए ऐसा यूनिट तो हम यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो आपको ये मालूम है कि P बराबर क्या होता है? W/T, है ना, यानी कि जूल पर सेकेंड। अगर हमको P का ऐसा यूनिट चाहिए, P का क्या चाहिए? ऐसा यूनिट चाहिए, तो आपको W का ऐसा यूनिट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद T का ऐसा यूनिट चाहिए, दोनों का ऐसा यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? जूल बटा सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, जिसे कैपिटल W से इंडिकेट कराते हैं, वाट, है ना। यानी कि विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट बराबर हो जाएगा वाट। अब ये देखिए जूल पर सेकेंड किसके बराबर?
वाट के बराबर। अब अगर हम यहाँ से लिखे कि 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर क्या होगा ये बताइए। 1 वाट विद्युत शक्ति किसे कहेंगे? तो 1 वाट बराबर, ये देखिए ये किसके बराबर है? तो जूल बटा सेकेंड, यानी कि 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अब आप यहां से समझो, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमने 1 सेकेंड तक उसे ऑपरेट किया। कितने सेकेंड तक? 1 सेकेंड तक। और 1 सेकेंड में वह इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम किया? 1 जूल। कंज्यूम करने का मतलब कि 1 सेकेंड में वह कितनी विद्युत ऊर्जा को खपत कर रहा है, यूज कर रहा है। तो 1 जूल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग अगर वह कर रहा है तो उसकी शक्ति कितना वाट? 1 वाट कहलाएगी। अब इसी आधार पर बताओ, फिर से एक बार समझ लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा। 1 वाट क्या होगा? तो किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 1 सेकेंड में यदि 1 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत की जाती है तो उसकी शक्ति कितनी? 1 वाट कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसी आधार पर 10 वाट बताइए। 10 वाट कहने का क्या मतलब? तो हम अब आसानी से कहेंगे कि सर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम 10 वाट वाले बल्ब को लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में वह कितना जूल खपत करेगा? 10 जूल, है ना। अगर हमारे पास 100 वाट की अगर कोई बल्ब है तो हम क्या कहेंगे कि 1 सेकेंड में वह कितना जूल? 100 जूल, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वह खत्म करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वह यूज करेगा। अब देखिए, हमारे घर में 100 वाट का बल्ब है ना, और किसी के घर में 10 वाट का बल्ब है। दोनों को हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अब बताओ कि अगर उसका मीटर रीडिंग किया जाए तो किसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा खपत दिखाएगा? तो अब आप समझ सकते हो कि 100 वाट बल्ब कहने का मतलब कि वह 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खत्म कर रहा है, लेकिन 10 वाट कहने का मतलब कि वह 1 सेकंड में 10 जूल ही एनर्जी खपत कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट हुआ। तो आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे। तो आप ये सारे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके।